ने उसको अबॉर्ट कराया, आपने उसका लड़कियां पिल्स भी ले रही हैं। हाँ, गर्भपात कराया। ये पिल्स लेना, गर्भपात कराना, ये सबसे बड़ा। आजकल अधिकतर बच्चे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उनका दिन शुरुआत होता है। तो ऐसे बच्चों में इस तरह की समस्याओं का होना कॉमन है। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे, कई डॉक्टर्स भी अपने फ़ायदे के लिए गलत सलाह देते हैं कि आपको परेशानी है, आप यूट्रस निकलवा दीजिए। यूट्रस एक बच्चा पैदा करने का अंग मात्र नहीं है। कहा है कि 8-8, 9-9, 12-12 घंटे एक ही जगह हम बैठे हैं, तो उस जगह पर लगातार इतने घंटे तक बैठना शारीरिक शिथिलता को ही नहीं, ये इतने ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली एंड सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा हैं कि इनका खुद का डेली रूटीन लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड है। डॉक्टर सीरीज में आज हमारे साथ डॉक्टर अर्पिता चटर्जी जी मौजूद हैं, जो कि होम्योपैथ की डॉक्टर हैं। हम उनसे बातें करेंगे। पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं में गर्भाशय संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हम सीधे इस पे लक्षण पे तो सभी लोग जानते हैं क्या हैं, लेकिन इसके उपाय क्या हैं, हम उपाय पे बात करते हैं। गर्भाशय संबंधी समस्याओं के लिए महिलाएं आती हैं। अब तो होम्योपैथी के प्रति महिलाओं का क्रेज़ भी बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है। सबसे पहले गर्भाशय संबंधी समस्याओं के विषय में बात करते हुए सबसे पहले हम प्रथम चरण पे बात करें, जो एकदम टीनेज लड़कियां हैं, जो 13-14 साल से लेकर के 18-19 साल तक की लड़कियां जो आजकल आते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो असामान्य दिखने वाली प्रॉब्लम है वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका मतलब है अंडेदानियों में गांठें बनना। ये आजकल बहुत कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी यंग लड़कियां, बहुत एकदम टीनेज नवयुवतियां भी इन्हीं केसेस को लेके आते हैं। उनके माता पिता भी चिंतित होते हैं, क्योंकि PCOD जो एक बीमारी है, एक समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये आगे चल कर के बांझपन में भी परिणत हो रही हैं और बांझपन की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस वजह से IVF सेंटरों का भी बहुत भला हो रहा है। तो इसी विषय पर बात करते हुए सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आज का खान पान, जीवन शैली, दिनचर्या, ये सबसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है। जो नई जनरेशन है, नई पौध है, सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी बीमारी है कि ये इतने ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली एंड सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा हैं कि इनका खुद का डेली रूटीन लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड है। दे ऑलवेज़ लेट राइज़र, वो बहुत देर से उठते हैं सुबह, प्रातः उठने का कोशिश ही नहीं है। अगर कोई बच्चे, आजकल अधिकतर बच्चे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उनका दिन शुरुआत होता है। तो ऐसे बच्चों में इस तरह की समस्याओं का होना कॉमन है। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे, दिन की शुरुआत ही सुस्त होगी, तो शरीर के अंदर समस्याएं पैदा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा खान पान और भोजन, सबसे पहली बात है फास्ट फूड के ऊपर पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा यंग जनरेशन चल रहा है। जो बाहर काम करने वाले युवक युवतियां हैं, उनके लिए घर से दूर हैं, उनके लिए भोजन बनाना या फिर भोजन की उपलब्धता एक समस्या है। फास्ट फूड उनके लिए एक हैंडसम, मतलब हाथ के सामने आने वाली चीज़ें हैं, तो वो वही लेकर के दिन अपना चला ले रहे हैं। इन सब फास्ट फूड्स के चलते बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपको और हमें सबको पता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इस बात को सबसे पहले अपने एडवाइज़री में लिखते हैं कि आपको फ़ास्ट फूड नहीं लेना है। केवल फ़ास्ट फूड की समस्या ऐसी नहीं है कि ये ठेलों या फिर रास्तों में बिकती हैं या इजी फूड है। इसकी समस्या एक सबसे पहली है कि इसके अंदर जो नमक का प्रयोग होता है, जिसको चीनी नमक कहा जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मतलब चीन से आया हुआ नमक, चीन से आयातित नमक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब अजीनोमोटो जो ये फास्ट फूड में पाया जाता है, ये सबसे पहला प्रकार प्रकरण है इन सारी बीमारियों का उत्पत्ति योग, PCOD के होने के कारण। तो सबसे पहले ये ज़रूर मैं सभी जो नई पौध है, जो न्यू जनरेशन है, उनके सबसे पहले मेरा ये एडवाइस है कि आप लोग फ़ास्ट फूड त्यागिए। फ़ास्ट फूड के ऑप्शन में बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट के सलाद ले सकते हैं, आप भुने चने खा सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं। हेल्दी डाइट पर आइए और साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करिए। और बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया और टेक्नो फ्रेंडली होना भी घातक है।
अपनी दिनचर्या और रूटीन को सही रखना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल लेबर आज है ही नहीं, या तो ऑनलाइन काम हो रहा है तो वो घर बैठे ही हो रहा है, मैक्सिमम सब ऑनलाइन में हम काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम में हो यही रहा है कि 8-8, 9-9, 12-12 घंटे एक ही जगह हम बैठे हैं। तो उस जगह पर लगातार इतने घंटे तक बैठना शारीरिक शिथिलता को ही नहीं, अन्य शिथिलताओं को भी जन्म दे रही हैं। तो इन बातों को समझना होगा। फिज़िकल लेबर नहीं है, फिज़िकल लेबर की भी आवश्यकता है। जो हम पुराने जनरेशन के जीवन शैली से, माने पुराने प्रवृत्तियों की जीवन शैली से हम कटे, तो हम रोगों के ही साथ मिल के आए और कुछ भी नहीं। इसके अलावा उसके बाद के दिनों में बांझपन की समस्याएं लेकर के विवाहित महिलाएं बहुत आ रही हैं। इसमें सबसे पहले मेरा बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या। विवाहित महिलाओं को मेरा सबसे पहला एक सबसे ज़रूरी सुझाव है, और ये कहना भी है, परामर्श भी है, कि आप अपनी प्रथम संतान, अगर आपको पहला कंसीव हो रहा है, पहला बच्चा आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि मैं अभी माँ बनने वाली हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने प्लानिंग नहीं की है, हमारा प्री प्लान्ड कुछ और प्लानिंग था, अदर वे आप लोग अबॉर्ट कराते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपने ये गलती की नहीं कि आपने न्योता दे दिया IVF सेंटर वालों को चांदी काटने का। इसके बाद आपके पास रास्ते नहीं बचते हैं। आपने पहला कंसेप्शन अगर आपने उसको अबॉर्ट कराया, आप समझिए पहले के समय में तो इसे एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, और ये बात सही भी थी। अब पिल्स लेना अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आता? कोर्ट को इस पे भी फैसला लेना चाहिए कि महिलाएं संबंध बना लेती हैं शादी से पहले, फिर घबरा जाती हैं इस तरह से और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करती, फिर पिल्स ले लेती हैं, तो इस तरह का तो होना चाहिए। देखिए, ये तो सामाजिक मसला है, आम बिक रहा है। हाँ, ये तो सामाजिक मसला है। सरकार को और समाज के उच्च वर्ग स्तरीय लोगों को इस पर बैठकर बात करना चाहिए। और आज का जो समाज का खुलापन है, कहीं ना कहीं ये रवैया इन चीज़ों को बढ़ावा भी दे रहा है। अगर आप देखें तो हमारी उन्मुक्तता, मैं अगर महिलाओं के ही विषय में बात करूं, केवल महिलाओं के विषय में बात करूं, महिला सशक्तिकरण का अर्थ यहाँ कुछ और होता चला जा रहा है। महिलाएं अपने अस्तित्व को, अपने जड़ों को पकड़ कर चले, तो वही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का कभी भी अर्थ उच्छृंखलता नहीं हुआ है, उच्छृंखलता हो भी नहीं सकती। अपनी श्रृंखला में रहना ज़रूरी है, और रहते हुए मर्यादित रूप से अपने आप को प्रमाणित करना। तो इन बातों को जब तक बौद्धिक स्तर पर स्कूली शिक्षा से लेकर के बचपन, स्कूली शिक्षा और साथ साथ यंग एज, जवान अवस्था के समय में जब तक उनके जीवन में शिक्षा देने वाले लोग, उनके आसपास के लोगों में अगर ये बात उन तक प्रचारित नहीं होगी, तो ये चीज़ें तो बनेंगी ही समाज की एक कुंठा का विषय। अब ये है कि ये जो पिल्स, गर्भपात करा रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, आजकल खुलेआम ये प्रवृत्तियाँ और प्रचलन चल रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान ये अपने आप के लिए कर रही हैं, अपने आगे के जीवन के लिए कर रही हैं, कि ये पिल्स लेना, अनावश्यक रूप से गर्भपात का पिल्स लेना बांझपन को बढ़ावा देने का एक सबसे पहला कारण है। तो ये मेरा सबसे पहला सुझाव है हर नवयुवतियों से कि आप लोग गर्भपात न कराएं, और ना ही गर्भपात की गोलियां अजथा अन्यथा लें, क्योंकि ये जो हार्मोन है, इसमें भी हार्मोन्स ही होते हैं, जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स जो गर्भपात के लिए ज़रूरी हैं। तो यह हार्मोन आपने अपने शरीर के अंदर लिया नहीं कि अन्य समस्याओं को आपने बढ़ाया नहीं। पुरुषों के लिए सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में वो है, एक तो अर्पिता चटर्जी जी जो कि खुल के बोलती हैं हमारे चैनल में, इसीलिए हम दोबारा इनके पास आए हैं और लगातार टॉक शो आगे भी करते रहेंगे। तो हमारे पास आने का मतलब यह है कि पुरुषों का क्या होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि महिलाएं जो हैं वो उनको संतुष्टि, यौन संतुष्टि कब मिलती है, सेक्सुअल डिजायर जिसे कहते हैं। तो इससे पुरुष भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो कैसे पता चलता है ये सब? देखिए, ये तो पूरी तरह से सेक्सोलॉजी का ही विषय है। यहाँ होम्योपैथी में हम क्या कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये दोनों का जो आपसी संबंध है, पुरुष या फिर महिला का, ये संपूर्ण रूप से नैसर्गिक होना चाहिए, जिस पर एक ज़रूर हम ये बात कहेंगे कि ये सेक्सोलॉजी का ही विषय है कि चरम सुख कब और क्या, ऑर्गेज़म जिसको नाम दिया गया है एलोपैथी में, या हमारी एक लेखिका लिखती हैं कि एक लेखिका लिखती हैं कि 80% महिलाओं को भारत में ऑर्गेज़म नहीं मिलता। बड़ी लेखिका है, नाम नहीं लूँगा।
हाँ, ये विषय है, पर मैं एक बात यहाँ इससे अलग हटकर ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, ये विषय सेक्सोलॉजी से भी ऊपर कुछ है। अगर आप मानसिक रूप से सुदृढ़ है और आपकी संतुष्टि केवल दैहिक नहीं है, तो आप ज़रूर संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम और प्रगाढ़ता है, उसका एक मौलिक कारण देह नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मानना है। अब ये बहुत सारी विषय है जिसको हम कह सकते हैं कि महिलाओं में संतुष्टि का अभाव या बहुत सारी समस्याएं हैं। पुरुषों में ये जो आप कह रहे हैं सेक्स की समस्याएं, आजकल इजैकुलेशन डिफ़िकल्टी, ईडी की समस्याएं लेकर आते हैं, डिफेक्ट जो होते हैं, इसको लेकर के भी पुरुष आते हैं। आजकल तो सभी डॉक्टर्स के पास आते हैं, इवन हम लेडीज़। ये तो धंधा बना लिए हैं लोग। हाँ। मेरे ख्याल से धंधा बना लिया है, और पुरुष गलत जगह पे लोग पहुंच जा रहे हैं, महिलाएं गलत जगह अपनी बात को बता नहीं पाती हैं, गलत दवाइयाँ ले रहे हैं। हाँ, एकदम। और जिसका दुष्प्रभाव शरीर झेल रहा है, जिसके बड़े बड़े परिणाम, शारीरिक परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं। पुरुषों में अर्ली प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड का वृद्धि होना, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि पहले 40-45 के बाद, क्या 50-60 के बाद होती थी, या कभी कभी पहले पौरुष ग्रंथि की वृद्धि बहुत कम दिखाई पड़ती थी पुरुषों में, लेकिन अब ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनका कारण भी गलत दवाइयों का उपयोग है। और महिलाओं में भी गर्भाशय संबंधी समस्याएं, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे वो सिस्ट हो, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनका भी कारण बिना सोचे समझे ली गई दवाएं हैं। तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे। और एक बात आती है जो मेनोपॉज के समय आती है, रजोनिवृत्ति के समय, जब 40-45 के बाद महिलाओं का रजोनिवृत्तिकरण होता है, उस समय ये ज़रूर हम महिलाओं से कहेंगे कि महिलाएं इस बात को समझें कि बढ़ती उम्र की समस्याएं क्या हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाती हैं ज़रूर। कई डॉक्टर्स भी अपने फ़ायदे के लिए गलत सलाह देते हैं कि आपको परेशानी है, आप यूट्रस निकलवा दीजिए। यूट्रस एक बच्चा पैदा करने का अंग मात्र नहीं है। सबसे पहले ये बात समझना होगा। यूट्रस एक बच्चा पैदा करने का अंग मात्र नहीं है। यूट्रस महिलाओं के लिए ब्रॉड लिगामेंट है, सपोर्ट सिस्टम है लोअर पार्ट का। वो जब चला जाए, वो अगर शरीर से च्युत हो जाए, मतलब निकल जाए, तो फिर पूरा लोअर पार्ट, पूरा नीचे का भाग एकदम निष्क्रिय हो जाता है। महिलाओं के लिए अन्य समस्याएं भी आती हैं जो हार्मोन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। इसलिए जब तक ऐसी परिस्थिति न आए जब आप एकदम बिस्तर से लग जाएं और बहुत ज़्यादा आपको एनीमिया, मतलब खून की कमी होने लगे, बहुत समस्याएं आए, तभी हम कहते हैं कि प्राण बचाना है, इसलिए यूट्रस निकालना है। अब यूट्रस निकालना अगर हम एक धंधा बना लें या फिर इसको एक बिज़नेस का एक चैनल बना लें तो ये गलत है। ये तो मेरा एलोपैथ डॉक्टर से भी, सर्जन से भी कहना होगा कि अनावश्यक रूप से महिलाओं के लिए ये सजेशन, ये सुझाव देना कि आप बच्चेदानी निकलवा दीजिए, ये गलत है। अगर कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे फाइब्रॉयड है और वो फाइब्रॉयड आगे जाकर के कैंसर का रूप ले सकता है, अगर ऐसा पता चल रहा है, आजकल जांचें हैं, कई सारी जांचें हैं, CA-125 मार्कर है, कई उन्नतशील जांचें आ गई हैं जो नॉन इन्वेजिव मेथड है, जिसमें हमें इन्वेजन नहीं करना होता, मतलब कोई बॉडी का पार्ट निकाल कर कुछ करना नहीं होता। तो कम से कम ये समझें कि अगर सही है, सही माने में उनको यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत है, तभी आप ये सलाह दें, वरना पेशेंट का वेलबींग, मरीज़ की सुरक्षा भी डॉक्टर की ही जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल ये है कि फ्रायड लिखते हैं कि महिलाएं जो है कि सेक्सुअल रूप से संतुष्ट न होने के कारण चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो उनका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। फ्रायड लिखते हैं, बड़े आप फ्रायड को पढ़ी होंगी। हाँ, एग्जैक्टली। ये क्या है, मतलब चिड़चिड़ापन ऐसा क्यों? ये बात सही है। कहूँगी कि अधिकतर महिलाएं, विवाहित महिलाएं, जिनमें मेरे हिसाब से, मैं इतना अप्रॉक्स तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन फिर भी 80% महिलाएं असंतुष्ट हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। 80% महिलाएं असंतुष्ट हैं, और वही असंतोष अन्य बीमारियों को जन्म दे रहा है। क्योंकि एक बात जो कि बहुत प्राइमरीली और प्रिमिटिव है, जो एकदम प्राधान्य रूप से सर्वोपरि है, कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को संचालित कर रहा है। आवर माइंड गवर्न्स आवर बॉडी, नॉट बॉडी गवर्न्स आवर माइंड। तो ये जानना ज़रूरी है। जब तक हम यहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे तो शारीरिक विकार का होना स्वाभाविक है, किसी के लिए भी स्वाभाविक है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो।
पुरुषों में भी डायबिटीज़ की समस्याएं बढ़ रही हैं। इनका कारण मानसिक तनाव ही है, जो घरेलू तनाव है, वो भी तनावग्रस्त होते हैं। कैसे बचे तनाव से? सबसे पहले देखिए, एक बात है, ये तो पूर्ण रूप से प्रवचन मात्र का एक ये आ जाएगा, पुट आ जाएगा, इसमें सिनेरियो आ जाएगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर कोई जीवन में एक समान भाव नहीं रख पाता, एक समान विचार नहीं रख पाता, और सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। जब विचार नहीं मिल रहे हैं, जब समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हमें समस्याओं को अवॉइड तो नहीं कर सकते, हम उसे ये तो नहीं कर सकते, उससे विपरीत तो नहीं जा सकते, लेकिन समस्याओं को कुछ न कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना ही सही रहेगा। वहाँ एक सकारात्मक नकारात्मक ना हो करके एक निर्जीव रवैया अपनाना ज़रूरी है, तभी हो पाएगा। ओरल सेक्स, आखिरी सवाल है, ओरल सेक्स और ये इसको क्या कहते हैं, फोरप्ले, कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो पूरी तरह से एक अन्य अंग का प्रश्न है, लेकिन महिलाओं की संतुष्टि का जहाँ तक प्रश्न है, तो ये एक वैलिड मुद्दा है, ये एक सही मुद्दा है जो कि उठता है हमेशा, और हम ये कहेंगे कि ये एक अंग है, अभिन्न अंग है महिलाओं की संतुष्टि का। अर्पिता चटर्जी जी हमारे शो में आई, फिर से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।